असैसिन्स क्रीड मिराज रिलीज हो चुकी है वर्ल्ड वाइड फॉर पीसी एंड कंसोल्स। मैंने गेम की मेन स्टोरी कंप्लीट कर दी है पीसी पे एंड ये वो असैसिन्स क्रीड गेम है जो मैंने इतने टाइम बाद एंजॉय किया है। गेम सही में बैक टू इट्स रूट्स है जहां आपको वो फन मिलेगा जो असैसिन्स क्रीड में हमें पहले मिलता था। बट इसी के साथ गेम में कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिनकी मैं बात करूंगा। तो ये एक कंप्लीट स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है ऑफ असैसिन्स क्रीड मिराज एंड साथ ही आप इसे गाइड भी कह सकते हो कि अगर आप इस गेम को खेलना स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। एंड हाँ, यूबीसॉफ्ट का शुक्रान कि उन्होंने मेरे को गेम की रिव्यू कॉपी प्रोवाइड कराई। अब गेम की शुरुआत होती है बासिम, एक स्ट्रीट थीव से जो हिडन वंस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। हिडन वंस ऑब्वियसली असैसिन्स हैं, उनको पहले हिडन वंस कहा जाता था। तो बासिम उनको ज्वाइन करना चाहता है एंड आगे चल के वो टेम्पलार से भी लड़ता है जिन्हें पहले द ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स कहते थे। अब बाय द एंड वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भी जानता है। एक लीनियर स्टोरी है जहाँ पे कोई डायलॉग्स ऑप्शन नहीं मिलते, मेल या फीमेल कैरेक्टर की कोई चॉइस नहीं मिलती क्योंकि बासिम की लाइफ स्टोरी है कि कैसे वो एक मामूली से स्ट्रीट थीव से मास्टर असैसिन बना, विच इज ग्रेट। मतलब हमें ऐसी स्टोरी चाहिए एक असैसिन्स क्रीड गेम से। बट जो ओवरऑल स्टोरी थी ना वो टू बी ऑनेस्ट मीडिया करती, मतलब आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि बासिम के साथ कुछ खास होता ही नहीं है एंड हम उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। असैसिन्स क्रीड 2 का एग्जांपल लेते हैं। स्पॉयलर्स अलर्ट, पर उसकी स्टार्टिंग में ही एजियो के फादर एंड भाई को मार दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी मदर और सिस्टर को लेकर अपने मामा के किंगडम चला जाता है। सो वहाँ एक मोटिवेशन है ऑफ टेकिंग रिवेंज एंड साथ ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। ऐसी असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग, जहाँ तूफान में हमारी शिप तबाह हो जाती है एंड हमें शुरू से ही अपनी नई शिप, अपना क्रू वगैरह बिल्ड करना है। वहाँ हम एडवर्ड की लाइफ से कनेक्ट भी होने लगते हैं जो अपने ग्रीड की वजह से अपनी वाइफ को छोड़ देता है और पायलटिंग करने निकल जाता है। बट फिर असैसिन्स के साथ काम करके उसे अपनी लाइफ का पर्पस समझ आता है। बट मिराज के साथ ऐसा नहीं हो रहा। बासिम सीम्स टू बी अ गुड कैरेक्टर बट स्टोरी ऐसी नहीं है कि यार मैं उससे कनेक्ट कर पाऊं, जस्ट लाइक मैंने जियो या कॉर्नर या एडवर्ड से कनेक्ट किया था। बाकी यार मॉडर्न डे स्टोरी लाइन का तो कोई मेंशन ही नहीं है। असैसिन्स क्रीड की शुरुआत ही डेस्मंड माइल्स एंड एनिमस से हुई थी कि असैसिन्स की मेमोरीज को रिलीव करते हैं वो एंड अर्थ को बचाना है मेन गोल। एंड वो मॉडर्न डे स्टोरी लाइन का बस एक मेंशन था इन द बिगिनिंग जहाँ विलियम माइल्स का हमें एक डायलॉग दिखता है, बट उसके बाद कुछ खास नहीं था। अब गेम सेट है 9th सेंचुरी बगदाद में, जहां हमें एक खूबसूरत सिटी एक्सप्लोर करने को मिलती है। सिटी का साइज इज अराउंड 2.3 स्क्वायर किलोमीटर, जो इसे यूनिटी के पेरिस जितना बड़ा बनाता है। सो ये वेलहेला या ओडिसी जैसा कोई बहुत बड़ा मैप नहीं है जहां आपको शिप से या फिर हॉर्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा पूरे टाइम। इवन बगदाद सिटी ही ऐसी है कि आप फुट पे तेज चल लोगे कम्पेयर टू हॉर्सेज या फिर कैमल। हाँ, अगर बाहर डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड में ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉर्स या कैमल यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिटी के अराउंड वाटर स्ट्रीम्स भी है जहाँ बोट से आप ट्रैवल कर सकते हो। बट वंस यू आर इन द सिटी, उसकी क्राउडेड स्ट्रीट्स आपको एक तरह से फोर्स करती है टू यूज पार्कोर। वेल, इन्हीं वजह से गेम बहुत लाइवली भी फील होता है। हर जगह लोग हैं जो कि घूम रहे हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं एंड इवन अगर आप रूफ टॉप्स पे भी भाग रहे हो ना, वहाँ पे भी काफी लोग मिल जाएंगे। बिकॉज ये अमेरिकन या फिर यूरोपियन सेटिंग नहीं है जहाँ पे रूफ टॉप्स होती है, बल्कि यहाँ वेरांडा है, टेरेस है जहाँ लोग कपड़े सुखा रहे हैं, लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। बाकी सिटी की एक्चुअल ब्यूटी को देखने के लिए आपको या तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा या फिर अपनी ईगल एनकिडू की हेल्प ले सकते हो, जहाँ आप देखोगे कि वर्ल्ड कितना ज्यादा वाइब्रेंट है एंड मन करता है कि बस उसे आप देखते रहो। ग्राफिक्स की बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, दे आर वेरी गुड, कोई कमी नहीं है। कट सीन्स भी ठीक है बट मुझे फेशियल एनिमेशन एंड लिप सिंकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम लगी, वो इतने पॉलिश्ड नहीं लग रहे थे। स्टेल्थ इस गेम की मेन हाईलाइट है एंड इट इज वेरी गुड एक्चुअली। बिल्कुल क्लासिक गेम्स लाइक असैसिन्स क्रीड 2 या फिर रोग जैसा गेम बनाया गया है। पूरे मैप में मल्टीपल हेस्टैग्स या फिर गज़ीबोस बने हुए हैं जहां आप छिप सकते हो। अदरवाइज ग्रीनरी एंड वेजिटेशन इतनी है कि उसमें भी आप हाइड कर सकते हो एंड देन विसल करके एनिमीज को बुला सकते हो असैसिनेट करने के लिए। इस बार असैसिनेशन के लिए आपको कोई वेपन अपग्रेड या फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही किसी भी टाइप के एनिमी को एक ब्लो में मार सकते हो, फिर चाहे वो लोएस्ट लेवल का गार्ड हो, ऐसा बड़ा आर्मर पहन रखा हो या फिर हमारे मिशन का मेन टारगेट ही क्यों ना हो। बट ये जरूर है कि स्टेल्थ के टाइम एनिमीज बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहते हैं एंड लगता है कि किसी ने उन्हें स्टैचू कर दिया है। हाँ, कुछ गार्ड्स मूव करते रहते हैं बट बहुत सारे अपनी जगह पे खड़े रहेंगे एंड उनके पीछे अब भाग के जाओ या फिर चुपचाप आओ वो नोटिस ही नहीं करेंगे। उनकी विजन का कोन बहुत ही कम फील होता है। बट कॉम्बैट में वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड भी हो जाते हैं, जो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। बस एक ही टाइप का मेरे को गार्ड दिखा जिसे आप एक बार में असैसिनेट नहीं कर सकते एंड वो है ये। इनको आप असैसिनेट कर भी दो ना तब भी ये अपने को रिवाइव कर लेते हैं एंड रेगुलर अपनी हेल्थ भी बढ़ाते रहते हैं और बहुत तेज भी होते हैं। बट इनके अगेंस्ट असैसिन फोकस अच्छा फीचर हो सकता है। बेसिकली आपके पास जितने असैसिन फोकस के बार्स हैं, आप बस आर प्रेस करके उतने एनिमीज को टैग करो एंड बासिम बस एक झटके में टेलीपोर्ट करके सबको मार देगा। आई नो ये बिल्कुल भी असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज में फिट नहीं होता एंड इसलिए मैक्सिमम लोगों को ये पसंद नहीं आया, बट मेरे को पर्सनली अच्छा लगा बिकॉज ऑब्वियसली गेम पूरी तरह रियलिस्टिक नहीं है एंड डेवलपर्स कुछ तो करेंगे इन मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाकी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ 3-4 गार्ड्स एक साथ खड़े हैं एंड वहां मैं असैसिन फोकस का यूज करके उन्हें एक झटके में मार सकता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें नॉर्मली नहीं मार सकते। आपके पास काफी सारे टूल्स हैं लाइक थ्रोइंग नाइव्स, स्मोक बॉम्ब्स, ब्लो डार्ट्स, ट्रैप्स एंड काफी यूजफुल रहते हैं स्टेल्थ टेकडाउन्स में। सो अगर आपका मन नहीं है ना असैसिन फोकस यूज करने का, मत करो, उसके बिना भी आप गेम आराम से कंप्लीट कर दोगे।
देन गेम में नोटोराइटी भी काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करी गई है। बेसिकली अगर आप पब्लिक के सामने असैसिनेशंस करते हो देन वो आपका चेहरा याद रखेंगे एंड इसके 3 लेवल्स होते हैं। आप जितना ज्यादा पब्लिकली असैसिनेशंस करोगे उतना ज्यादा वो आपसे डरेंगे एंड गार्ड्स को अलर्ट कर देंगे। इवन गार्ड्स भी आपको देखते ही पहचान जाएंगे, सो आप उनके सामने से निकल तक नहीं पाओगे। इसके लिए आप सिटी में जगह जगह लगे पोस्टर्स को फाड़ सकते हो ताकि आपका एक एक लेवल कम होता जाए नोटोराइटी का एंड लोग आपको भूलने लगे। अदरवाइज बहुत जगह मुनाडी भी खड़े रहते हैं, आप उनको एक पावर टोकन दे सकते हो जिससे आपकी नोटोराइटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये भी सिस्टम असासिन्स क्रीड 2 से ही चला आ रहा है एंड काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। और जो यूबीसॉफ्ट ने कहा था कि इसके एनपीसीज काफी रिस्पॉन्सिव होने वाले, वो सच है। नाउ गेम में अगर आपको स्टेल्थ नहीं करना तो ओपन कॉम्बैट में भी आ सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट गेम उसके लिए बना नहीं है एंड इवन वो आपको पनिश भी करता है। अगर आपका स्टेल्थ फेल हो जाए एंड एनिमीज अटैक करना शुरू कर दे तो वो इजिली ओवर पावर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बेस को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो तो जैसे ही आप डिटेक्ट होगे तभी एक गार्ड बेल बजाने भागेगा जिससे सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासिक असैसिन्स क्रीड गेम्स में होता था। हाँ, आपके पास डॉज करने के एंड हेवी और लाइट अटैक्स के सबके ऑप्शन है, बट एक ग्रुप ऑफ एनिमीज के सामने वो आप कितना अच्छे से कर पाओगे वो एक बड़ा क्वेश्चन है। और अगर हाई लेवल के गार्ड्स आ गए जिनकी पूरी बॉडी आर्मर से कवर्ड है या वो बहुत तेज है, उन्हें आप कॉम्बैट में मार ही नहीं सकते, उनके लिए थ्रोएबल्स का यूज करना ही पड़ेगा, जिसके बाद लगता है कि चलती बेटर था। इवन इसका कॉम्बैट डिफिकल्ट भी फील होता है एंड ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो अनपॉलिश्ड है। कैरेक्टर काफी बार एक जगह पे अटक जाता है, 2-3 अटैक्स एक साथ हो रहे होते तो वो उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाएगा। कुछ कूल किल एनिमेशन जरूर है बट वो अनपॉलिश्ड लगती है। देन बात करें पार्कोर की, तो स्टेल्थ के अलावा यही उसका मेन एलिमेंट है एंड ये भी आपको क्लासिक के एसी गेम से ही मिलता है। स्ट्रीट्स इतनी ज्यादा क्राउडेड है कि आप हॉर्स क्या पैदल भी शायद तेज नहीं भाग पाओगे एंड इसलिए आपको पार्कोर ही करना पड़ेगा, जिसके लिए मैप परफेक्टली डिजाइंड है। जगह जगह रोप्स, लेजेस, क्रेन्स है एंड वो सब है जिनसे आप क्लाइंब कर सकते हो या फिर उनपे जंप कर सकते हो। जो पोल वॉल्ट नया फीचर था वो अच्छा है बट बहुत जगह दिखता नहीं है, सो इतना यूज नहीं किया मैंने। बाकी पार्कोर थोड़ा और पॉलिश हो सकता था क्योंकि काफी जगह ना कैरेक्टर स्टक हो जाता है, मूव नहीं करता एंड जो आप करना चाहते हो कैरेक्टर वैसा नहीं करता। वैसे ये प्रॉब्लम ना सभी असैसिन्स क्रीड गेम से चली आ रही है। और हाँ, यूबीसॉफ्ट ने ना क्लासिक पार्कोर सिस्टम देके अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दिया है, बट स्टिल आई फील की गेम की फ्री रनिंग थोड़ी और पॉलिश हो सकती थी। देन बात करें मिशंस की, तो ओवरऑल ये केस सिस्टम पे डिजाइंड है। आपका मेन काम है ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के हेड को मारना, जिसके लिए आपके उसके नीचे के लोगों को मारना शुरू करोगे एंड उन तक पहुंचने के लिए आप इन्वेस्टिगेट करोगे, क्लूज ढूंढोगे। तो इसमें एनकीडू का भी काफी रोल है जो आपकी ईगल है। आपको बस एक लोकेशन दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको एनकीडू से एरिया को एक्सप्लोर करना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है अंदर घुसने की। कभी कभी मार्क्समैन होते हैं जो एनकीडू पे अटैक करते हैं, तो उस टाइम वो अवेलेबल नहीं होती। अदरवाइज अगर आप इंडोर्स हो तो आप ईगल विजन का यूज करोगे टू इन्वेस्टिगेट द एरिया, फाइंड क्लूज एंड देन अपने मेन टारगेट्स का पता लगाओगे। इसी मिशन को करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती है। आप लोगों की कन्वर्सेशन पे ईव्सड्रॉप कर सकते हो, मतलब चुपके से उनकी बातें सुनो एंड अंदर घुसने का रास्ता ढूंढो। अदरवाइज आप एनकीडू या फिर ईगल विजन की हेल्प से लॉक डोर्स और उनकी चाबी भी देख सकते हो, वरना आप किसी सिविलियन से बात करके उसकी हेल्प करो या फिर ब्राइब करो सो दैट वो आपकी हेल्प करे। तो कहने का मतलब ये है कि मिशन डिजाइन इज सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड एंड आप अपने अकॉर्डिंग अप्रोच चूज कर सकते हो। बट द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दीज मिशंस कि वो कुछ टाइम बाद ना रिपीटेटिव हो जाते हैं। गेम के मैप में 4 असैसिन ब्यूरोज हैं एंड चारों के अराउंड आपको सिमिलर मिशंस ही देखने को मिलेंगे, जिन्हें पूरा करके आप मेन टारगेट पे पहुंचोगे। देन प्रोग्रेशन की बात करें तो ये वेलहेला या ओडिसी की तरह नहीं है जहां आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप हायर लेवल के कार्ड्स को मार ही नहीं पाओगे। बिल्कुल क्लासिक सिस्टम है, बट स्टिल इसमें एक स्किल ट्री जरूर है और आप जितना ज्यादा खेलोगे उतने ज्यादा स्किल्स एंड टूल्स को आप अनलॉक करते जाओगे। आप अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर पाओगे, साथ ही अपने स्टेल्थ, कॉम्बैट एंड ओवरऑल गेम प्ले को इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन ये स्किल ट्री काफी सिंपल एंड बेटर है एज कम्पेयर टू ओरिजिन्स एंड ओडिसी। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मिशंस करने पड़ेंगे ग्राइंड करने के लिए, आप बस मेन स्टोरी में आगे बढ़ते जाओ एंड आपके टूल्स और स्किल्स अपने आप अनलॉक होती जाएंगी। इसके अलावा गेम में करेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टूल्स खरीदने बट साथ ही नए गेम प्ले अपॉर्चुनिटीज को भी अनलॉक करना है। इसमें एक तो नॉर्मल दिरहम्स है जो आप लोगों से पिक पॉकेट करके चुरा सकते हो या फिर स्पेयर आइटम सेल करके अर्न कर सकते हो। इससे आप अपने कंज्यूमेबल आइटम्स को रिफिल कर पाओगे फ्रॉम अ ट्रेडर। इसके अलावा 3 टाइप के टोकन है, मर्चेंट फेवर टोकन, पावर फेवर टोकन एंड स्कॉलर फेवर टोकन एंड ये यूज होते हैं अगर आपको मिशन में आगे बढ़ने के लिए किसी की हेल्प चाहिए या फिर फेवर चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ग्राइंड ही करना पड़ेगा इनके लिए। मेन मिशन में ही सफिशिएंट टोकन मिलते हैं जो स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए काफी है। अदरवाइज कभी कम भी पड़े ना तो वो कैरेक्टर आपको छोटा सा मिशन दे देगा करने के लिए, या फिर आप कोई और रास्ता भी चूज कर सकते हो। और अगर इनको अर्न करना है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मिशन है जो आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक बार किया था एंड मुझे करने की दोबारा जरूरत पड़ी नहीं। देन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गेम का प्राइस सिर्फ 2500 रुपीज है ऑन पीसी और 3500 ऑन कंसोल्स। हाँ, ये कम नहीं होता बट करंट जेन रिलीजेस से कंपेयर करोगे तो काफी कम है, जो इजीली 4 से 5000 की आती है। सो ये गेम काफी अफोर्डेबल है एंड अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करती है। बाकी बात रही माइक्रो ट्रांजेक्शंस की, तो आप स्किन्स एंड आउटफिट्स खरीद सकते हो स्टोर से, बट मुझे ना ही उसकी नीड महसूस हुई और ना ही गेम ने मेरे को कहीं पे फोर्स किया। सो आई एम फाइन विद दैट, और वो प्लेयर की पर्सनल चॉइस अगर उसको लेना है या फिर नहीं लेना।
सो इवन आफ्टर मीडियोकर स्टोरी लाइन, अनपॉलिश्ड कॉम्बैट एंड और भी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड असैसिन्स क्रीड मिराज। फाइनली इतने सालों बाद मैंने एक प्रॉपर असैसिन्स क्रीड गेम खेली है व्हिच ब्रॉट बैक ऑल द नॉस्टैल्जिया जो क्लासिक गेम से बना था। इवन इफ मिशंस रिपीटेटिव फील होते हैं, स्टिल आई एंजॉयड ऑल ऑफ देम क्योंकि मेरे को मजा इतना आ रहा था। सो दैट्स व्हाई आई गिव दिस गेम 8 आउट ऑफ 10 एंड आई होप कि ये गेम की सेल्स अच्छी हो सो दैट यूबीसॉफ्ट और भी क्लासिक एसी गेम्स बनाए एंड उनका मेन स्टूडियो मॉन्ट्रियल उस पर वर्क करे। बिकॉज अगर आपको ना पता हो तो मिराज को यूबीसॉफ्ट बॉर्डेक्स ने लीड किया है और इससे पहले उन्होंने कोई भी ऐसी गेम क्या किसी भी मेन गेम पे लीड वर्क नहीं किया, वो सिर्फ हेल्प भी करते थे दूसरे गेम्स में। सो दिस इज अ बिग थिंग एंड ये स्टूडियो का पैशन ही था जिसकी वजह से गेम पॉसिबल हो पाया। और देखते हैं कि यूबीसॉफ्ट इस नए स्टूडियो को और क्लासिक गेम्स बनाने को देगा या फिर नहीं। बाकी मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ इसके रिलीज टाइमिंग को लेके। सितंबर एंड अक्टूबर का मंथ इज पैक्ड विद गुड गेम्स लाइक एलन वेक 2, स्पाइडरमैन 2, मॉर्टल कॉम्बैट, स्टारफील्ड एंड व्हाट नॉट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग वो गेम्स खेले देन दिस, बिकॉज ये गेम सिर्फ उनको अपील करने वाला है जो क्लासिक एसी गेम्स के फैंस है। नई आरपीजी गेम्स के फैंस या फिर न्यू कॉमर्स को शायद इतना पसंद ना आए। एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आप बताओ मिराज खेल रहे हो या फिर नहीं। बाकी स्टारफील्ड के ऊपर हमारी वीडियो देखने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करो और वीडियो गेम स्ट्राइक के बारे में जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, गेम्स गॉसिपिंग चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।